आगे चलने में वही छोटे छोटे क्वेश्चन की श्रृंखला लेता जा रहा हूं मैं, है ना। ये देखो, ये भी एक सवाल है, इसमें अमीटर लगा रखा है और ये 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। अब ये सवाल देने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है। ये सवाल ऐसे स्टाइल में दे रखा है ना। इसके देने का तरीका ये है, क्लियर। ये सवाल दे दिया, ठीक है, और ये लिख दिया 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। इसने कहा साहब अमीटर का पाठ्यांक बताओ। अमीटर धारा का मापन करता है, तो कह रहा है उसका पाठ्यांक बताओ, क्या उसकी रीडिंग होगी। सीधी सीधी बात है, धारा का मान पूछ रहा, आप धारा बताओ, है ना। तो सब इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दिख रहा है वो है नहीं। देखो, धारा पूछ रहा है तो वह शाखा तो आपको अपने अंडर में रखनी पड़ेगी, है ना, जिसमें सेल जुड़ रहा हो। ये शाखा तो आप आइसोलेट करो। कौन सी वाली शाखा? ए बी, क्लियर। अब बाकी को देखो, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम को देखो। उस 2 को मत देखो, वो तो सेल की शाखा में है। और धारा तो तभी होगी जब क्लोज सर्किट बनेगा। तो क्लोज सर्किट बनेगा तो उस शाखा को, ए बी को तो आइसोलेट ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब आपको जो 2-2 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में दिख रहे थे, वो 4 नहीं है। 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य इधर निकाल देता हूं ना, या यहां निकाल देता हूं। 1/r इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2, यानी इनके तुल्य में हो गया 2, तो 1 + 1 + 1 यानी 3/2, तो r बराबर 2/3 ओम। तो ये तीनों समांतर क्रम में है और इन तीनों का तुल्य मैंने निकाल ही दिया। कितना निकला? 2/3 ओम, है ना। अब आप सिंपल ही निकाल दोगे। अब तो धारा बराबर ओम के नियम से निकाल दोगे, है ना। तो इसलिए धारा इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। देखो सब, आई कुल विद्युत वाहक बल तो 1 है, कुल प्रतिरोध कितना है? ये दोनों श्रेणी क्रम में, अब तो क्लियर दिख ही रहा है। ये दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो 2 + 2/3 ये कुल प्रतिरोध हो गया, यानी ये हो गया सब 8/3, है ना साहब। इसलिए I इज इक्वल टू 3/8 एम्पियर। तो सब जो दिखता है वो होता नहीं, उसके होने के पीछे हमें अपने तरीके से देखना होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दर्शाया। चलो, छोटे छोटे क्वेश्चन चला रखे हैं मैंने, उन छोटे छोटे क्वेश्चन को उसी क्रम में देखते हैं ना। एक जैसे ये क्वेश्चन छोटा सा है, ये सब 400 ओम है ना। यहां पर ये 10 वोल्ट की सेल है। अब यहां पर जोड़ दिया एक अज्ञात X, यहां पर बोल दिया गैल्वेनोमीटर, और यहां पर जोड़ दिया 2 वोल्ट का सेल, ठीक है साहब। आपसे पूछा जा रहा है कि IG का मतलब गैल्वेनोमीटर में धारा 0 है, मतलब इसका मतलब इस शाखा में कोई धारा नहीं है ना। गैल्वेनोमीटर में धारा 0 है, तो प्रतिरोध X का मान बताइए। ये छोटा सा सब सवाल इसने अपन से किया कि साहब अगर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं है, यानी विक्षेप उसका 0 है, तो प्रतिरोध X का मान बताओ। अब ओम का नियम मैंने आपसे कहा ना कि ओम का नियम शाखा में भी लागू है, और ओम का नियम शाखा के साथ साथ पूरे सर्किट पर भी लागू है। अब X बराबर V/I, तो पहले X के सिरों पर विभवांतर देखें अपन। ये A है, ये बिंदु B है। अब A और B के मध्य धारा नहीं है, क्योंकि ये तो इसने कहा है ना कि A व B के मध्य लगे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य। अब इन दोनों के मध्य धारा नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों बिंदु समान विभव पर हैं। समान विभव पर है, तो इसका तो विभव आपको दिख रहा है 2 वोल्ट। तो X पर विभवांतर कितना हुआ सब पता पड़ गया आपको?
वी एक्स इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये तो आपको क्लियर पता पड़ गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं है तो बिंदु समान विभव पर है, इधर बी पर विभव तो आपको 2 वोल्ट दिख रहा है, तो फिर इसका मतलब ए पर विभव भी 2 वोल्ट होना चाहिए। अब साहब धारा और ज्ञात करनी है आपको, वी तो आपको पता पड़ ही गया, अब आपको धारा और पता करनी है। इसको तो साहब आप इक्वेशन 1 करके क्लोज कर लो। अब देखो इस पर वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। 10 वोल्ट में से इस पर अभी ऐसे समझो, यहां से धारा गई तो ये धारा इधर ही आ जाएगी, क्योंकि उधर तो जा ही नहीं रही ना, उधर तो इसने कह दिया गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप है ही नहीं, तो उधर धारा भेजनी नहीं है। अब देखो धीरे सिंपल बिल्कुल वो आपको लूप वाला लो भी लगाने की जरूरत पड़ नहीं रही है ना। देखो 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट का पतन तो किस पर हो गया, एक्स पर हो गया, तो कितने वोल्ट बचे, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट का पतन किस पे हो रहा है, 400 ओम पर, तो सब 400 ओम पर वोल्ट था, है थोड़ा सा कितना हुआ, 10 माइनस 2, 2 तो इससे चला गया ना, तो 10 में से 2 इधर चला गया, तो इस पे 8 वोल्ट। इसलिए धारा बोलो I बराबर V अपॉन R, है ना, तो सब V अपॉन R तो कितनी धारा है, 1/50 एम्पियर। अब ये धारा 1/50 एम्पियर उधर तो जा नहीं रही, तो बताओ x ओम में धारा कितनी है, 1/50, क्योंकि उधर धारा जा नहीं रही है, इसने पहले ही कह दिया कंडीशनर, तो x ओम में धारा का मान 1/50 और उस पर वोल्टता कितनी, 2 वोल्ट, तो इसलिए बता दो अतः x इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन आई, यानी वी एक्स की वैल्यू कितनी, 2 और आई कितनी, 1/50, यानी x का मान कितना है, x का मान है 100 ओम। अब देखो टेक्निक है, टेक्निक तो बहुत सारी हैं, टेक्निक्स की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, टेक्निक बहुत मिलेंगे आपको। ये भी सब एक सवाल है, सवाल का ये भी एक तरीका है शानदार, है ना, छोटा सवाल है। इस सवाल अब जैसे मेथड है, मेथड तो सब एक सवाल के 4-4, 5-5 मेथड है, उसकी तो देखो कोई गारंटी नहीं, अपन मेथड तो कितने ही सारे हैं, है ना। अब जिसके दिमाग में जब जैसा फितूर आ जाए वो सवाल को वैसे ही करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक सब इसी के साथ अटैच करना चाहूंगा, अब हालांकि पन्ना पलटना पड़ेगा मुझे बार बार, लेकिन कोशिश करते हैं, देखा इधर ही आ जाए बाय द वे, तो एक सवाल और अटैच कर रहा हूं, उसमें छोटा ही है सवाल, है ना, अच्छा सवाल है ये। देखो सब एक सर्किट दिया है ना, ये सर्किट दिया, इस पे लिखा सोम, है ना, इधर आगे लिखा 200 ओम, इनके मध्य यहाँ पे सेल जोड़ा 200 वोल्ट का, है ना, 200 वोल्ट का सेल जोड़ दिया सब, ठीक है। अब इसने क्या करा, यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा और यहाँ जोड़ दिया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ये बता रहा है, आर जी लिख दूं, आर जी बता रहा है 1000 ओम, ठीक है। सर्किट आपको साफ दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। अभी आपसे पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताओ, है ना साहब, तो इसका क्वेश्चन है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताओ। और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताने का मतलब ए व बी के मध्य विभवांतर बताओ, है ना। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताओ का मतलब ए व बी के मध्य विभवांतर बताओ। ये तो बात आपके समझ में आ गई। अब देखो टोटल वोल्टेज तो 200 है, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं अपन। टोटल रेजिस्टेंस को अपन निकालें तो देखो ध्यान से समझना सर, ये दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, इन दोनों का तुल्य अपन बोल देते हैं आर डैश, है ना। तो सब पहले आर डैश निकाल लें, 1/r डैश 1/1000 प्लस 1/100, ये दोनों समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 1000 और ये 100, तो ये कितना हो साहब 1000। इधर ले लेता हूँ ना, उधर बैठेगा नहीं तो मैं नीचे ले लेता हूँ, कोशिश कर रहे हैं कि यहीं कहीं बैठ जाता, पर वाह अब नहीं बैठेगा तो कोई
ये सब अपन ने 1000 एलसीएम ले लिया, 1000 एलसीएम, यहाँ 1 और यहाँ 10 आ गया, है ना, 10 आ गया, तो कुल मिला के हो गया 11/1000, यानी R डैश इज इक्वल टू 1000/11 ओम। इन दोनों का तुल्य निकल गया। अब इनसे ये 200 ओम कौन से क्रम में, भाई इस पूरे का तो इसका तुल्य R डैश निकाल। अब 200 ओम इनसे श्रेणी क्रम में, ठीक है सर, 200 ओम श्रेणी क्रम में, तो टोटल R कितना हुआ, R डैश प्लस 200, है ना, क्योंकि R डैश और 200 श्रेणी क्रम में है, तो सब R डैश की वैल्यू रखो। R डैश की वैल्यू अपन ने रख दी 1000/11 प्लस 200। अब R बराबर कितना आ गया साहब टोटल, ये 11 दूनी 2200 हो गया, 2200 और ये 1000, तो ये हो गया 3200/11, है ना। तो बड़ा ध्यान से देख लें, एलसीएम ले ले, 11 दूनी 22, 2200 यानी 2200 और 1000 हो जाए 3000, ये कुल प्रतिरोध हो गया। अब कुल वोल्टता आपको बता ही रखी है, कुल प्रतिरोध आपके पास आ ही गया। जब कुल प्रतिरोध और कुल वोल्टता आ गई तो कुल धारा निकल जाएगी, यानी अब मैं इसमें धारा निकाल रहा हूं आई, ठीक है ना। तो सब 3200/11, ये ध्यान रखना 200 वोल्ट है ना, तो सब इसलिए कुल धारा, तो कुल धारा कितनी हुई, I इज इक्वल टू E/R। I E की वैल्यू तो 200 दे ही रखा है इसने, R 3200/11, तो 11 ऊपर चला गया, यानी 11 दूनी 22, है ना, अपॉन 3200, ये यही धारा। ये सब 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया, इसको आप 11/16 एम्पियर कह दो, है ना। एक बार और चेक कर लो कि सब इन दोनों का तुल्य 1000 ले लिया था अपन ने, ये 1 + 10 है ना, 10 से गया 11 बटा, ये हो गया 1000/11, 1000/11 में 200 श्रेणी क्रम में था, ये जोड़ दिया अपन ने, तो 11 दूनी 22, 3200/11, और ये 200, तो ये मैंने 3200/11 तो प्रतिरोध लिखा होगा, 200 ये लिखा होगा, है ना। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, तो V 200/3200/11, तो 3200/11 में 11 ऊपर चला गया, 11 दूनी 2200, ठीक है। ये धारा हुई। आता है A व B के मध्य विभवांतर, तो A व B के मध्य धारा इंटू A व B के मध्य प्रतिरोध। ये आपको विशेष रूप से समझना चाहिए कि साहब आप केवल धारा को इससे गुणा नहीं कर सकते और इससे गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ I आएगी तो यहाँ से तो धारा डिवाइड होगी। हाँ, दोनों का तुल्य कितना है, 1000/11, इन दोनों के तुल्य में धारा आई है। भाई श्रेणी क्रम में तो कौन कौन है, R डैश और 200 है ना, बस यहाँ ध्यान से समझना, श्रेणी क्रम में तो R डैश और 200 है, और हम जानते हैं श्रेणी क्रम में धारा समान रहती, तो धारा तो R डैश और 200 में समान है, 100 और 1000 में समान थोड़ी है, यहां से तो डिवाइड होगी ना। तो भाई मेरे को तो A व B के मध्य विभवांतर चाहिए, A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है, ये रहा, ये दिखा रखा 1000/11। तो मैं केवल A और B के बीच में फोकस हूं, क्योंकि श्रेणी क्रम में कौन कौन है, R डैश और 200, तो धारा श्रेणी क्रम में समान है, और मैं उस धारा का इस्तेमाल कर रहा हूं, इस वाली धारा का। तो इस वाली धारा का इस्तेमाल करूंगा तो न तो 100 ले सकता न 1000, इनका तुल्य लेना पड़ेगा कितना, 1000/11। तो साहब ये धारा तो आपने लिखनी है कितनी, 11/16, और ये आपका आया 1000/11। ये 11 से 11 कट गया। अब आप देख लो 16 छंग 96 है ना, 4 बचता है 40, तो 16 दूनी 32, 8 बचता है, 16 पंजे 80, है ना। तो सब एक बार और दिखाया था, 16 छंग 96, 6 ले लिया, 96 4 40, तो 16 दूनी 32, 32 ले लिया, 40 में 8, यानी 62.5 वोल्ट। फिर आप अपने तरीके से भी देख लेना, कैलकुलेशन एज फास्ट एज अर्ली करने के कारण थोड़ी बहुत गलत ज्यादा हो सकती है, वो आप एक बार चेक करके
खुद भी अपने तरीके से देख लीजिए, है ना। तो जैसे जैसे मेरे को मिलता जाता है सवाल, वैसे वैसे मैं ले लेता हूं, है ना। तो सब ये अपन ने ले लिया सवाल, इसके अलावा अपने को सवाल ये 2 भी ले लिए। और देखिए जो भी मैं कोशिश है जल्दी से जल्दी कवर कर लें, है ना। एक सेल वाला सवाल ले लेते हैं, ये सवाल भी अच्छा सवाल है ना। चलो क्वेश्चन है, सर्किट दिखा रखा है इसने, ये सेल और ये आंतरिक प्रतिरोध। सेल तो दे रखा है इसने, इसका विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है ना, E1 E2 लिख दें, 2 सेल है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1 ये इसने दिखा दिया आपके, सॉरी 1 मिनट, 2 ओम, ये 2 ओम दिखा दिया। ऐसे एक और सेल लिया, इसके विद्युत वाहक बल को E2 बता देते हैं, और ये बता दिया इसने 4 वोल्ट। और इसी के साथ भी ऐसे श्रेणी क्रम में इसने आंतरिक प्रतिरोध दिखा दिया R2 इज इक्वल टू 8 ओम। ऐसे सर्किट को क्लोज कर दिया, यहाँ बिंदु A लिख दिया और यहाँ बिंदु B लिख दिया। अब इसका क्वेश्चन है आपसे कि A व B के मध्य विभवांतर बताओ, है ना। तो तीर तो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि लूप लूंगा मैं। A व B के मध्य विभव का अंतर बताओ, ठीक है साहब। चलो सब, A व B के मध्य विभवांतर आप जिससे चाहे निकालें, जिससे चाहे निकालने का मतलब आप चाहें A व B के मध्य विभवांतर तो सेल E1 से निकालें, और आप चाहें तो E2 से निकालें। धारा की दिशा पहले दिखा देता हूं, धन से धन जुड़ रहा है, ऋण से ऋण जुड़ रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस यानी आवेशन निरावेशन का। ऐसे केस में जिसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है वो धारा देगा, और जिसका विद्युत वाहक बल कम होता है वो धारा लेगा। तो क्योंकि हमें साफ दिख रहा है E1 ग्रेटर देन E2, तो हमने E1 से धारा निकलवा ली। इस धारा को अपन I लिख दें, है ना। एक ही लूप में धारा 2 हो ही नहीं सकती, एक ही लूप में तो सभी श्रेणी क्रम में होंगे ना, तो धारा 2 हो नहीं सकती। अब आप चाहें तो किरचॉफ के नियम से धारा निकाल लें, और आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल लें, है ना। किरचॉफ के नियम से निकालनी आपको आएगी होगी, मैं आपको डायरेक्ट भी निकालना सिखा देता हूं ना। देखो साहब, टोटल करंट इज इक्वल टू परिणामी विद्युत वाहक बल, है ना। किरचॉफ से तो निकाल लेंगे ना आप, और कुल प्रतिरोध। तो सभी आईडी अपने पास होने चाहिए, कोशिश यही है। देखो सब, परिणामी में आप देख लो, इसमें आप धनात्मक से ऋणात्मक जा रहे हो, सॉरी इसमें ऋणात्मक से धनात्मक जा रहे हो, और इसमें धनात्मक से ऋणात्मक जा रहे हो। देखो आप, इसमें धारा धनात्मक से ऋणात्मक जा रही है, और इसमें ऋणात्मक से धनात्मक जा रही है। प्यार से देखो, अगर धारा ऋणात्मक से धनात्मक जाती है या पथ ऋणात्मक से धनात्मक रहे तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव, चले। और यदि धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक हो तो विद्युत वाहक बल नेगेटिव। सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो कुल प्रतिरोध कितना हुआ 2 ओम और 8 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में डायरेक्ट है ना, R1 R2 दोनों श्रेणी क्रम में। तो कुल मिला के ये हुआ 2/10, यानी धारा का मान हुआ 0.2 एम्पियर। तो देखो किरचॉफ से आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। डायरेक्ट भी आपको पता है, चिन्ह परिपाटी, डायरेक्ट निकाल लो। अब आ जाइए साहब आगे, इसमें बात करें आई, है ना। आई जी को, सॉरी आई तो निकाल लिया ना अपन ने, तो आई की तो बात करना ही बेकार है अपने लिए। अब अपने को, मैं आपको इसका आंसर 2 तरीके से निकाल के दिखाना चाहता हूं, ये बताने के लिए कि आप किसका यूज कर। अगर आप ए व बी के मध्य विभवांतर E1 से निकाल रहे हैं, E1 से निकाल रहे हैं, तो E1 डिस्चार्ज हो रहा है यानी धारा दे रहा है। तो आपको ये तो फ्रीडम है कि आप E1 से निकालें चाहे E2 से निकालें, पर फिर आपको फॉर्मूला लगाने में ध्यान रखना पड़ा। अब E1 धारा दे रहा है, जो धारा देता है उसके लिए E बड़ा होता है ना।
ये आंतरिक प्रतिरोध इसका R1 है। अब देखो ए व बी के मध्य विभवांतर ई कितना 6 माइनस आई का मान 0.2 और R का मान 2, यानी 6 में से 0.4 गया, 6 में से 0.4 ही जा रहा है ना, ये 6 आई की वैल्यू कितनी हो रही है 0.2 हो रही है ना, तो इसमें से 4 गया 0.4 गया, तो कितना है आंसर 5.6 वोल्ट। ये आ गया, दोबारा देख लें 224.4, तो आप 6 में से 0.4 को घटाएं 5.6। अब अगर मान लो आप E2 की बात कर दें, ये चार्जिंग केस है E2 वाला केस चार्जिंग है, तो आप देखो इसमें फिर ए बी के मध्य विभवांतर, ये इक्वेशन चेंज हो जाती है साहब, इसमें लग जाती है E प्लस आई आर, ये E1 था और ये E2 था, ठीक है, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये वाला सेल धारा ले रहा है, वो सेल धारा दे रहा है। अब देखो यानी 4 प्लस आई की वैल्यू कितनी 0.2 है ना, R2 यानी 8 इंटू 0.2 1.6 को 4 में जोड़िए, आंसर वही आएगा 5.6 वोल्ट है ना। तो आंसर दोनों से सेम ही आएगा, बस आपको देखना है कि आप चार्जिंग वाला लें या डिस्चार्जिंग वाला, आप कौन सा केस लेना चाहते हैं। आप E1 से भी निकाल सकते हैं और E2 से भी निकाल सकते हैं, निकालने के ऑप्शन दोनों से ही हैं, ठीक है सर। तो कहने का मतलब इस तरह के सवाल हैं, सेल वाला सवाल भी अपन ने ले लिया है ना, इसके अलावा और में सवाल आपको कोई है तो एक सवाल जैसे प्रतिरोध का और है, छोटा सा सवाल है, हालांकि लगता लंबा सवाल है, वो है छोटा सा है ना, तो अपन एक सवाल और लेते हैं और एक सवाल और लेकर फिर इसको अपन विराम दे देते हैं। कोई छोटा सवाल अगर मिलता है तो उसको अपन कोशिश करते हैं उसको लेने की, है ना। एक सवाल ऐसे वाला देखिए आप, प्रतिरोध का ही है, आया हुआ है एग्जाम में, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। एक छोटा सा सवाल है ना, अपना टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और सवाल भी आ जाएगा। ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये सब न्यू है क्वेश्चन, इस तरह की सिचुएशन दे रखी है आपको, ये 6 ओम, ये 12 ओम है ना, क्लियर, और इसी प्रकार ऐसे नीचे दे रखा है, ये 12 ओम और ये 6 ओम है ना, ये यहां पर A और यहां पर B, ठीक है। यहां पर एक की दे रखी है ना। एक छोटा सा सवाल और है, वो दोनों में साथ ही करा दूंगा, ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगा। क्वेश्चन इसमें इस तरह से दे रखा है ना, बस छोटी छोटी बातें समझनी है, कोई इतने लंबे चौड़ी बात नहीं है ना। मैं 5 मिनट से ज्यादा लेने के खुद भी मूड में नहीं हूं। बस ये सब 10-10 ओम के है ना, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम है ना, 10 ओम के सारे प्रतिरोध हैं है ना। ये लिख देता हूं बिंदु A, B, C और D है ना। कोशिश करेंगे कि इसी पेज में खत्म हो जाए। ये पूछा हुआ सवाल है, ये आपके RBC में आया था कि ओपन तो रेजिस्टेंस बताओ A व B के बीच, और K क्लोज तो रेजिस्टेंस बताओ, है ना। तुरंत कर देते हैं। पहला इसने कहा K ओपन, अगर K ओपन है तो फिर इसका मतलब बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर तो ये 6 और 12 डायरेक्ट कितना हो गया 18 ओम, ये आ गया B। तो एक मिनट, राइटिंग जल्दबाजी में बिगड़ती है तो सारा मैनेज बिगड़ जाता है ना। चलो कोशिश करते हैं कि धीरे ही लें। के ओपन तो बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। बीच में जब कोई कनेक्शन नहीं है तो ऊपर वाली शाखा में कुल प्रतिरोध कितना हुआ 6 और 12 18 ओम, ये आपका B आ गया। और नीचे वाली शाखा में भी कितना हुआ 18 ओम है ना।
तो फिर 18-18 ओम समांतर क्रम में, और 18-18 ओम समांतर क्रम में, तो ए व बी के मध्य प्रतिरोध 1/18 प्लस 1/18 यानी 2/18। 2/18 का मतलब 1/9, तो आर ए बी इज इक्वल टू 1/9 यानी ए बी बराबर 9 ओम। ये पहला आंसर आया साहब 2 मिनट में, है ना। कि साहब के ओपन है, तो के ओपन है तो मैंने के को हटा ही दिया, शाखों को ही खत्म कर दिया। फिर ऊपर 6/12 18 और नीचे भी 6/12 18, और ये 18 एलसीएम आ गया 2/8। अब के क्लोज है ना, क्योंकि आपसे दोनों मोड में पूछा है इसने, तो दूसरा पूछा है अगर के क्लोज है, के क्लोज है तो फिर सर्किट चेंज हो गया। फिर ये बन गया सर्किट ऐसे, फिर यही हो गया ऊपर 6 ओम और ये इधर आपका हो गया 12 ओम, है ना। बीच में ये सर्किट क्लोज हो चुका है, ये बीच में क्लोज हो चुका है क्योंकि कुंजी के क्लोज है। और इसी प्रकार ये फिर 12 ओम और इधर ये हो गया आपका 6 ओम। क्लियर। अब ये बिंदु बी, तो आप ध्यान से देखें, अब ये मैंने बीच में से जोड़ दिया ना, बीच में से ये जुड़ गया, यहाँ मान लो यहाँ जुड़ा हो, मान लो ये एक तार हटाता हूँ पर ये इरेज करते हैं तो साला दूसरा भी तार इरेज हो जाता है। चलो है ना, कर देते हैं। तो ये देखो, ये देखें, तो कुंजी के क्लोज होगी साहब, है ना। और कुंजी के क्लोज होती है, ये 6 ओम 12 ओम 6 ओम 12 ओम और ये 12 ओम 6 ओम, दोनों एक ही है ना। तो सब मैं इधर स्पेस ले लूं, इसका समांतर बराबर ही होंगे आर डैश। तो देखो 1/r डैश 1/6 प्लस 1/12 है ना, यानी 12, तो ये 2 + 1 यानी 3/12 और 3/12 का मतलब 1/4। तो 1/r डैश बराबर 1/4 यानी r डैश बराबर 4 ओम। तो इसका ओम भी 4 ओम रहा और इसका भी 4 ओम रहा, 4 ओम श्रेणी क्रम में है। तो अब ए व बी के मध्य प्रतिरोध कितना हो गया 8 ओम। ठीक है सर, ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो ये 8 ओम। और बीच में कुंजी के क्लोज कर देते हैं तो ये रह जाता है आपके। अब इस सवाल में देखें, मैं बस इसमें हिंट ही देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं। इस सवाल को आ जाए, इस सवाल में पूछता है ए व बी के मध्य प्रतिरोध बताओ, या मैं ऐसे आर ए बी लिख दूं, है ना, आर ए बी लिख देता हूं। तो ये देखें आप, आर ए बी बताओ। अब मेरे को केवल आपको हिंट देना है, जब ये ए बी पूछे तो देखो धारा इसमें नहीं जाएगी, धारा उसी को जाती है जो उसको बी तक पहुंचा है। यानी ए बी का जब प्रतिरोध पूछेगा तो ये सर्किट इतना सा रह जाएगा। देखो बस सर्किट बना के दिखाया था, निकाल तो आप ही लोगे। ए और बी 10 10 10 10 10 और ये 10, ठीक है। और ये 10 और ये 10 और ये 10 है ना सर। तो जब ए व बी के मध्य प्रतिरोध पूछेगा ये, तो फिर ये शाखा नहीं बनेगी, क्योंकि फिर इस शाखा में धारा प्रवेश नहीं करेगी और इस शाखा में भी धारा प्रवेश नहीं करेगी। इसका मतलब धारा उसी शाखा को गमन करती है जो उसको धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ले जाए। तो जब आपसे ए व बी के मध्य प्रतिरोध पूछा तो इसका मतलब ए पर पॉजिटिव जोड़ रखा है और बी पे नेगेटिव जोड़ रखा है, तो ये करंट यहां से डिवाइड होगी। इसको ये पाथ भी बी तक ले जा सकता है और ये भी, इससे बी पे नहीं जा सकती, इससे बी पे नहीं जा सकती। तो इस समय जब ए व बी के मध्य प्रतिरोध पूछेगा तो ये दोनों प्रतिरोध बेकार हो गए। अब इसी सवाल में ये पूछेगा ए व सी के मध्य प्रतिरोध बताओ। अब ए व सी के मध्य प्रतिरोध बताओ, तो पुनः फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको वही पाथ लेना पड़ेगा जो धारा को ए से सी ले जाए। अब देखो कौन सा बेकार हो जाता है, ये ए से चले आप, है ना, सर्किट ही बनाना है मुझे। ये और ये जाएंगे सी को, 10 10 10 और ये 10। हाँ, ये भी सी को जा रहा है 10 10।
क्लियर। अब इस केस में ये तो ए और डी है ना, ए और सी नहीं, ए व डी, तो मैं ए व सी की जगह ए व डी लिख दूं ना, ए व डी की बात कर रहे थे अपन, आर ए डी, ठीक है, यहाँ पे भी डी लिख दिया मैंने, ये क्लियर। तो सब ए व डी के मध्य प्रतिरोध पूछे, इस शाखा में अभी भी धारा नहीं जाएगी क्योंकि ये शाखा धारा को डी तक ले जा ही नहीं सकती, लेकिन अब इसमें भी नहीं जाएगी। तो सेकंड में ये दोनों हट गए, धारा ए से डी तक जाने के मार्ग में जो जो आएंगे वही प्रतिरोध काउंट होंगे। तो कहने का मतलब ऐसा सर्किट देख के आपसे पूछ लें तो आप धनात्मक एक पे जोड़ लेना, ऋणात्मक दूसरे पे, जिस पथ से धारा धन से ऋणात्मक तक पहुंच सकती है वो पथ यूज लेना, बाकी में धारा नहीं है वो तुल्य प्रतिरोध में यूज नहीं है। कोशिश कीजिए बच्चों कि एक लेक्चर में मैक्सिमम कराने की कोशिश करें। ये किरचॉफ के कुछ कमाल हैं, किरचॉफ के कमालों की कोई कमी नहीं है। आप कैसा ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लें, किरचॉफ से हल हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट किरचॉफ से हल हो जाते हैं। हमने भी आपको कुछ सैंपल दिखाने की कोशिश की है। धारा कल ज्ञात कर ली थी, आज प्रतिरोध ज्ञात कर लिया, वोल्टता ज्ञात कर ली, सेल भी इसमें ले लिए 2 सवाल। वीडियो लेक्चर की एक सीमा होती है, समय सीमा भी होती है, इससे वीडियो लेक्चर लिमिटेशंस में होते हैं, इसको यहीं खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर में वापस नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आपको ऐसे ही सवाल सीखने हैं, जानने हैं, इनके खूब सारे क्वेश्चन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, मोशन लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कीजिए, पूर्णतः फ्री है। आपको उस प्लेटफॉर्म पर ये सब अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।